लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति जयराम महतो की अपनी बनाई हुई पार्टी है, जिसमें से कि हजारीबाग लोकसभा का प्रत्याशी संजय मेहता को घोषित किया है। अब संजय मेहता अपने किन मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं, उनके सामने किन किन लोगों से मुकाबला होना है और कहां तक ये जीत हासिल कर पाते हैं, आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं संजय मेहता से। संजय जी, इससे पहले आपने पिछले बार भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, उसमें विजय हासिल नहीं हुई। इस बार फिर आप मैदान में उतरे हैं और कई प्रतिद्वंदियों आपके सामने खड़े हैं, जैसे कि मनीष जायसवाल जैसे लोग हैं। तो क्या लगता है कि इतने बड़े चेहरे को हरा पाना संभव है? देखिए, पैसे और पूंजी की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, विचारों की बुनियाद पर कोई बड़ा होता है। और वैचारिक तौर पर झारखंड में आप देखेंगे तो ये नौजवान सबसे बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि झारखंड की राजनीति में झारखंडियत की विचारधारा को, झारखंडी स्वाभिमान को, झारखंडी माटी की आवाज़ को, झारखंड के लोगों को कैसे हक अधिकार मिलेगा, झारखंड कैसे राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श में आएगा, झारखंड की नीतियाँ कैसे बनेगी, उसको लेकर अगर बहुत स्पष्टता के साथ किसी ने कुछ बात कही है तो वो JBKSS के साथियों ने कहा है, वो टाइगर जयराम ने कहा है, हम तमाम साथियों ने कहा है। और झारखंड में इस आवाज़ को एक बहुत बड़ा साथ मिला है और ये इस बात की गवाही है कि तमाम हमारे नामांकन की सभा में 50,000 की भीड़ पहुंचती है, हमारे टाइगर जयराम के नामांकन की सभा में 50,000 लाख की भीड़ पहुंचती है। ये जो भीड़ है किसी पैसे की भीड़ नहीं है, और ये लोग पैसे से लोगों को बुला रहे हैं तो 10-5 हज़ार लोग भी उनके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप आकलन कर लीजिए कि विचारों से बड़ा कौन हुआ और पैसे से बड़ा कौन हुआ। वो पैसे से बड़े हो सकते हैं, कोयले की माफियागिरी, शिक्षा की माफियागिरी, शराब की माफियागिरी से उनके पास पैसा आ सकता है, लेकिन हमारे पास झारखंड के लोगों का आशीर्वाद है और आशीर्वाद की बुनियाद पर हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। क्या कुछ मैनिफेस्टो लेकर आप उतरे हैं चुनाव में? देखिए, हम लोगों की पहली मांग जो है झारखंड के अंदर, कि झारखंड के अंदर जो विस्थापन हुआ है उस विस्थापन पर जो पुनर्वास की नीति है, वो पुनर्वास की नीति का इम्प्लीमेंटेशन हो। आप देखते होंगे कि पूरे झारखंड के अंदर जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वहाँ पर रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, और उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन झारखंड के अंदर हुआ ही नहीं। दूसरी बात कि जिन लोगों का ज़मीन लिया गया, उनके ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद जो मुआवजा है, जो कंपनसेशन है, वो नहीं दिया गया। तीसरी बात कि झारखंड के लोगों पर कई सारे फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए, सिर्फ इस बात को लेकर के कि उन लोगों ने अपने ज़मीन को बचाने के लिए कहीं धरना प्रदर्शन किया, कहीं पर जाकर के सरकार के समक्ष अपनी बात को रखा, तो उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए। तो जमीन अधिग्रहण, विस्थापन, नियोजन और पुनर्वास, ये सबसे बड़े हमारे मसले हैं और इन्हीं मसले और मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारा मैनिफेस्टो है। देखिए, चुनाव से पहले तो सभी नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने मैनिफेस्टो को बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो आम जनता की परेशानी, आम जनता के जो भी मांगे हैं उसको भूल जाते हैं। तो क्या आपके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा? ये तो राजनीति का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को मौका मिला वो लगातार जनता के अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए और जनता को भूल गए और सिर्फ अपने पॉकेट को गर्म किया। ये राजनीति की परिपाटी इन लोगों ने बना दी। ये कारण इसलिए हुआ है क्योंकि झारखंड निर्माण के बाद से झारखंड में लीडरशिप निकला ही नहीं। जो भी लीडरशिप निकला वो सिर्फ परिवार से निकला, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का दामाद, इसी तरीके के लोग झारखंड की राजनीति में आए। मैं आपको गिना दूंगा, तमाम इलाकों में देखिए, जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं वो पूर्व सांसद के बेटे हैं। तो आप इस तरीके से अभी आप रांची में देखिए, जो अभी कांग्रेस की प्रत्याशी है उनके पिताजी पूर्व सांसद। धनबाद में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके पति जो हैं MLA हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि झारखंड के तमाम इलाकों में जहाँ पर भी कोई प्रत्याशी है, 14 सीटों पर जो 28 कैंडिडेट हैं दोनों अलायंस से, NDA और इंडिया अलायंस से, 28 के 28 प्रत्याशी, आपको मैं एकदम फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कह रहा हूँ, सब कहीं ना कहीं किसी MLA के घर से हैं, किसी सांसद के घर से हैं। कोई सांसद की बेटी है, कोई MLA की पत्नी है, कोई पूर्व विधायक है, कोई वर्तमान विधायक है, किसी ने दल बदला है, कोई भी साधारण पृष्ठभूमि से नहीं है। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या उन राजनीतिक दलों में भी कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं था जो 20-30 साल से काम कर रहे थे? सिर्फ पूंजीपतियों को, परिवार वालों को, वंशवाद वालों को टिकट क्यों दिया जा रहा है? हमारी मजबूती इस बात को लेकर के है कि हमारा जीवन बहुत साधारण है। मैं इसी मिट्टी से पला बढ़ा हूँ। यहीं बगल में 2 किलोमीटर एक गांव है, वहीं पर मेरा घर है, ढेबादौरी नाम है उसका। उस गांव की हालत देखिए, आज भी सड़क नहीं है बनी वहाँ पर। ऐसे साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर हम लोग झारखंड की राजनीति में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किए हैं। और आज की तारीख में अगर एक आवाज़ देंगे तो झारखंड में 1 लाख, 1.5 लाख की भीड़ आएगी, 2 लाख की भीड़ आएगी। और यही कारण है कि हम लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हमारे साथियों को जेल भेजा जा रहा है और हमारे तमाम लोगों को जेल में भेजकर हम लोगों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
अगर हम लोगों से डर नहीं है तो हम लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके क्यों हम लोगों को जेल भेजा जा रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उन लोगों को हम लोगों से डर हुआ है, और ये डर इस बात की है कि बिना पैसे बिना पूंजी के साधारण पृष्ठभूमि के लोगों ने बड़े बड़े कोयला माफियाओं को चुनौती दिया और लाखों लाख की भीड़ झारखंड में ला करके दिखाया। ये हमारी ताकत है। जहाँ तक बात है पूंजीपतियों का, तो उनके पास तो पूंजी है, चलो मान लेते हैं, लेकिन आपके पास जैसे कि जयराम महतो जी है, उनके पास भी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रांग ऐसा कुछ है नहीं। तो किस तरह से लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? किस तरह से चुनाव में उतरे? क्या सोच के उतरे थे कि आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑन कैमरा। मैं अभी ये इस इलाके से अपने सभाओं को संबोधित करते हुए आ रहा हूँ। जब भी मैं सभाओं में संबोधित करने जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, आचार संहिता का काम अभी है लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये लोगों ने मेरे पॉकेट में डाले हैं और मैंने सभी गांव में जाकर के एक ही बात कहा है, और मैं इस बात को आपके मंच पर भी दोहरा रहा हूं कि कोई 500 करोड़ लेकर के आएगा और मैं माँ बहनों का, गांव वालों का 500 रुपए का आशीर्वाद लेकर के आऊंगा, और ये 500 रुपए 500 करोड़ पर भारी पड़ जाएगा, इस बात का भरोसा दिला रहा हूँ। ये आशीर्वाद का पैसा है और इन्हीं सब जो हम लोगों का लोग मदद कर रहे हैं। आप देखिए कि झारखंड की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई किसी को चुनाव लड़वा रहा है, पूरी जनता चुनाव लड़ा रही है। आप मेरा प्रचार गाड़ी देख रहे हैं, ये मैंने नहीं बनवाए, हम तक कैसे बन के पहुंचा मुझे नहीं पता। एक व्यक्ति ने फोन किया कि हम आपके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने खुद से प्रचार गाड़ी बनवा करके मेरे लिए भेज दिया है ड्राइवर के साथ। मुझे कुछ नहीं पता है कि ये गाड़ी में कैसे तेल डल रहा है, ये प्रचार गाड़ी कैसे चल रहा है। मैं जिस गाड़ी से चलता हूँ मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी मेरे पास कैसे आई है। पिछले 5-10 दिनों से वो गाड़ी मेरे पास है, मेरे साथ कुछ लोग आ गए हैं, वो हमको घुमा रहे हैं, वो अपने से तेल डलाते हैं, हमें घुमा रहे हैं। आलम यह है कि पूरे झारखंड के अंदर जितने हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। हम लोग कोई पूंजीपति नहीं थे। एक मुखिया का चुनाव लड़ने में लोगों का हालत खराब हो जाता है। हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जहां 19,35,000 मतदाता हैं, 20 ब्लॉक है और समझिए कि पंचायतों की संख्या 300 के आसपास है। तो ऐसे में अगर झारखंड के अंदर ये नौजवान इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो इस बात पर चिंतन तो होना चाहिए, और झारखंड के आम जनमानस ने साथ दिया है। कल की बात बता रहा हूँ, बड़का गांव में रात 2 बजे मैंने सभा संबोधित किया। मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचा हूँ और फिर सुबह 6 बजे से निकला हूँ। और ये पूरा झारखंड का जनता का एक जोश है, उत्साह है कि नहीं, ये नौजवान झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंडी लोगों की बात कर रहे हैं, नौकरी बचाने की बात कर रहे हैं, इनको साथ देना चाहिए। और आज जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। 4 जून को एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा और हजारीबाग में एक साधारण नौजवान जो खेत खलिहान से निकला है वो हजारीबाग में नेतृत्व का बागडोर संभालेगा, इस बात का पूरा विश्वास है। से पिछले 5 साल में रोजगार की स्थिति आपको पता है। युवाओं अच्छे खासे जो पढ़े लिखे हैं वो रोड पे अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला घोटते हुए भी देखा गया, जिसमें जयराम महतो जी भी है। कई ऐसे युवा हैं जो आज के डेट में लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं कहीं ना कहीं से। तो इसमें अगर आप जीत जाते हैं तो क्या ये मान के चले कि आने वाले 5 साल में या उसके बाद भी ये चीजें नहीं होंगी दोबारा कभी भी? देखिए, 2 चीज समझने की जरूरत है। जिन विषयों को 20-25 सालों में खराब किया गया, जिसे 70-75 साल में खराब किए गए, हम लोगों को जब अवसर मिलेगा सबसे पहला काम उन्हीं बिंदुओं पर करेंगे। झारखंड के अंदर सबसे जरूरी काम जो करने की जरूरत है कि झारखंड में नीतियां नहीं है, ना डोमिसाइल की पॉलिसी है, ना नियोजन की पॉलिसी है, ना रिजर्वेशन की पॉलिसी है, ना ओबीसी को रिजर्वेशन है। बगल के बिहार में 75% रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू होती है, यहाँ 77% रिजर्वेशन का विधेयक आता है, राज्यपाल महोदय रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि जब नीति नहीं रहेगी, जब पॉलिसी नहीं रहेगी तो कोई स्टेट कैसे चलेगा? तो ये स्टेट पॉलिसी के बहुत बड़े पैरालिसिस से गुजर रहा है। इस स्टेट में पॉलिसी नाम की कोई चीज है नहीं। दूसरा, झारखंड में जो नियोजन की बात कही गई कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी 75% नौकरी झारखंड के लोगों को मिलेगा, जो 40,000 रुपये सैलरी तक की है, वो नौकरी भी झारखंड के लोगों को नहीं मिली। आज हमारे लोग 10,000, 5,000, 15,000 कमाने के लिए दिल्ली मुंबई में जाकर के कोई जूस बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, इस तरह से उनकी जिंदगी चल रही है। तो हमारा पहला जोर इस पर होगा कि झारखंड में जितने कंपनी हैं, जितने प्लांट हैं, जितने फैक्ट्री हैं और जितने भी कोयला खनन की परियोजना है, अभ्रक खनन की परियोजना है, यूरेनियम की परियोजना है, बॉक्साइट की परियोजना है, आयरन ओर की परियोजना है, यहाँ पर जितना भी कामकाज है, एक छोटा सा ड्राइवर ऑपरेटर से लेकर के टेंडर से लेकर के वहाँ पर माइनिंग का काम से लेकर के ऑफिस में कर्मचारी तक का काम, वो काम झारखंडियों को मिले ताकि हमारे लोगों का पलायन रुके। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। एक मेरा सवाल रहेगा कि जैसे शिक्षा को लेकर है, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में हर स्कूल का अलग अलग सिलेबस आता है, जैसे रांची का कुछ हो गया, जमशेदपुर का कुछ अलग अलग आता है। तो क्या शिक्षा को लेकर आपके पास इस तरह का कुछ नियोजन रहेगा? देखिए, आप एक बात समझिए, शिक्षा को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। आप सीबीएसई का पैटर्न देखेंगे और झारखंड बोर्ड का पैटर्न देखेंगे तो स्टेट बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, सीबीएसई का पैटर्न अलग होता है।
मेरा कहना इस बात को लेकर के है कि भारत में जो शैक्षणिक तौर पर असमानता आ रही है वो इस कारण से आ रही है क्योंकि जिसके पास पैसा है, जो व्यक्ति आर्थिक तौर पर समृद्ध है, वो बाजार से महंगी शिक्षा को खरीद रहा है, महंगी स्कूलों से अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आर्थिक समृद्धि नहीं है, जो गाँव का व्यक्ति है, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, उस बच्चे को किस तरीके से हम शैक्षणिक तौर पर समृद्ध करेंगे? क्योंकि जब हमारा बच्चा जाएगा जेपीएससी में बैठने के लिए, हमारा बच्चा जाएगा यूपीएससी में बैठने के लिए, तो एक बच्चा पढ़ रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल में और दिल्ली के किसी स्कूल में, मुंबई की किसी स्कूल में, हमारा बच्चा पढ़ रहा है राजकीय मध्य विद्यालय में, तो यूपीएससी तो इस लेवल पर क्वेश्चन नहीं देगा कि तुम गांव से पढ़े हो तो तुमको आसान क्वेश्चन देंगे, तुम दिल्ली में पढ़े हो तो तुमको भारी क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन तो सबको बराबर मिलेगा। तो आर्थिक समृद्धि जब हमारे लोगों के पास नहीं आएगी तो हम अपने बच्चों को सही कोचिंग स्कूल भी नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब कि हमारी आर्थिक समृद्धि को रोक करके हमारी पीढ़ियों को पीछे किया जा रहा है। हमारी आर्थिक समृद्धि को कैसे रोका गया कि झारखंड के संसाधनों पर जितने लोगों ने लूट मचाया और जितनी परियोजनाएं लगी, हमारे लोगों को नौकरी और रोजगार का नियोजन का अवसर वहां पर मिला ही नहीं। तो हमारे लोग जब नौकरी नहीं किए, उनके पास आर्थिक समृद्धि नहीं आई, तो मजदूरी करके आदमी पेट पाल सकता है, बच्चे को कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसे में धीरे धीरे हमारे लोग पीछे चलते गए और पिछले 20-25 सालों में आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी गांव ही रह गया, लोग पिछड़ते ही चले गए और शहर शहर होता गया और वहाँ के लोग आर्थिक तौर पर समृद्ध होते गए। तो सबसे पहले इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और गाँव के लोगों को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाया जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और जिस तरीके से महंगाई की मार है वो महंगाई की मार कम हो, ताकि लोगों में एक तरीके से अपने जीवन को आगे ले जाने को लेकर के एक ऐसा माहौल निर्मित हो जहां से सबको समान तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। देखिए, आम आदमी के लिए शिक्षा तो जरूरी है ही, साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन दवाइयों का रेट किस तरह बढ़ रहा है और साथ ही साथ नकली दवाइयों का भी जो है बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है, तो इस पे किस तरह से रोकथाम करेंगे? क्या कुछ जनता को आप बताना चाहिए? इसमें बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, मेडिकल माफिया है, जो सरकार के साथ मिलकर के इस तरीके का काम करता है। मैं बहुत खुले तौर पर इस बात को कहना चाहता हूँ। आप देखते होंगे जितनी बड़ी मेडिकल कंपनियां हैं वो एक इस तरीके से साजिश पर काम करती हैं कि सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब रहे, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो कहते हैं कि हम मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले हैं, और जिस तरीके से आपने देखा कि पूजा सिंघल जैसे आईएएस लोगों ने अपना हॉस्पिटल खोल करके रांची में रखा हुआ है, उनके घर में आपने देखा कि कितने पैसे निकले। तो ऐसे लोग जो खुद आईएएस हैं, जिनके ऊपर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी है, जो खुद मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर खुद स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी है, वो अपना प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल खोलकर रखे हुए हैं। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि व्यवस्था खराब बनी रहे। इसके लिए सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है और ये एक दिन में नहीं हो। ये पूरी व्यवस्था आप देखिए, पूरे झारखंड के अंदर जहाँ भी बिल्डिंग बनाए गए, तो बिल्डिंग बना दिए गए अस्पताल की, और वो बिल्डिंग पूरे डेड एसेट्स में बदल गया। मतलब कि वो परिसंपत्ति जो है पूरी तरीके से मृत हो गई। ना वहाँ एनएम है, ना जीएनएम है, ना डॉक्टर है, ना डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं। सिर्फ बिल्डिंग बना करके ठेकेदारों के लिए ठेकेदारी का एक प्रथा चालू कर दिया गया और लोग उसमें सिर्फ किसी तरीके से पैसे का बंदरबाट किए। इस पर जरूर हम लोग काम करेंगे। अगर अवसर मिला तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों को अभी अवसर नहीं मिला है, तो झारखंड के अंदर मजदूरों को 16 करोड़ 25 लाख मुआवजा हम लोगों ने लड़ झगड़ करके कंपनियों से दिलाया है। अवसर मिलेगा तो कुछ इससे और बेहतर काम करेंगे, इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं। एक लास्ट सवाल है, चूंकि आप पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारिता के बारे में भी आप बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं, पत्रकारों के लिए क्या कुछ लेकर आएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात इस बात को समझने की जरूरत है कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसी के अंतर्गत पत्रकारिता आती है। आज की तारीख में पत्रकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है। कभी कभी सत्ता चाहती है कि मेरे अनुसार ही पत्रकार रिपोर्टिंग करें। जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग होती है तो कहीं ना कभी कुछ पत्रकारों पर केस कर दिया जाता है। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए रांची, तो कुछ पत्रकारों के साथ वहां पर बदसलूकी की गई। वहां के एसपी साहब ने किस तरीके से बदसलूकी किया, वो वीडियो फुटेज को हमने भी देखा। उन्होंने माइक छीन लिया था, माइक छीन लिया था। तो कोई आईपीएस को इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी पत्रकार का माइक छीन लेगा। तो इस तरीके की जो प्रथा निर्मित हुई है कि पत्रकारों से दुर्व्यवहार, पत्रकारों को नीचा दिखाने की कोशिश, पत्रकारों का जो अपना संवैधानिक अधिकार है उस पर रोक लगाने की कोशिश, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और आज की तारीख में खासकर जो हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं, जो नोएडा की मीडिया है वो पूरी तरीके से एक तरफ झुक करके काम कर रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे बिल्कुल पत्रकार को एक न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करना चाहिए और सभी को स्थान देना चाहिए। आज की तारीख में ऐसा प्रतीत होता है कुछ मीडिया संस्थानों में, जो दिल्ली के मीडिया बड़े घराने हैं, मैं आप लोगों के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो दिल्ली के बड़े मीडिया घराने हैं, जिनका नाम बड़े मीडिया घराने में आता है, वैसे लोग एक तरफ झुके हुए प्रतीत दिखाई पड़ते हैं।
तो इस पर भी काम करने की जरूरत है कि कैसे हम पत्रकारिता को संतुलित रूप से सबसे कोऑर्डिनेशन बनाते हुए बैलेंस वे में करेंगे, तभी जो जर्नलिज्म है, तभी जो पत्रकारिता है वो समृद्ध हो पाएगी और तभी ये लोकतंत्र समृद्ध हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये वाक्य कहना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन झारखंड में पहले झारखंडियों का साथ, झारखंडियों का विकास पर हम लोग जोर देंगे। सबका साथ सबका विकास में हमारी माटी लुट गई है थोड़ा। हमारी माटी को सब लोग को आकर के हम लोगों ने छोड़ दिया कि आइए, आप उत्तर प्रदेश से भी आइए, आप बंगाल से भी आइए, आप बिहार से भी आइए, हमारी माटी पर घर बनाइए और फिर कहिए कि हम खतियानी हो गए हैं, हमको भी स्थानीयता का लाभ दीजिए। तो इससे हमारी माटी को थोड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि जो खतियानी है वही झारखंडी है, उसको ही नौकरी में पहले प्राथमिकता। इसमें आरक्षण का भी कुछ फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल फेरबदल होगा। जो झारखंडी है उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी। हमने क्या कहा, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी झारखंडियों के लिए आरक्षित हो। लोग कहते हैं ये झारखंड का मुद्दा है, दिल्ली में इसको कैसे उठाइएगा। सीएनटी का कानून 9वीं अनुसूची का कानून है और सीएनटी का कानून 1908 में बनाया अंग्रेजों ने, अभी तक चालू है। हमारी जमीन उसके कारण से कहीं ना कहीं बची पड़ी है। कहा यह गया कि झारखंड की स्थानीय नीति को भी 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे तो झारखंड के लोगों के लिए ये कानून बन जाएगा। किसी एक सांसद ने 14 सांसद लोकसभा के और 6 सांसद राज्यसभा के, ये 20 के 20 सांसदों ने कभी जाकर के दिल्ली में ये बात नहीं कहा कि झारखंड के नौजवान 3 साल से सड़कों पर हैं, वो स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं, नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं, वो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कराना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक सवाल दिल्ली में नहीं उठा। पूरे किसान आते हैं ट्रैक्टर लेकर के, सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ता है। मणिपुर में हालात बिगड़ते हैं, सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ता है। बंगाल में हालात बिगड़ते हैं, सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ता है। हमारे झारखंड में नौकरी लूट ली गई, पेपर लीक हो गया, हमारे लोगों का जमीन ले गया, विस्थापन हो गया, पुनर्वास नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए गए। पूरे झारखंड का मुद्दा देश के संसद भवन से गायब है। देश के विचार और विमर्श में झारखंड है ही नहीं। पूरे तरीके से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर गायब कर दिया गया, जैसे झारखंड में कोई समस्या है ही नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है कि झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे विमर्श में लाया जाए और झारखंड की जमीनों को कैसे बचाया जाए, झारखंड के रोजगार को कैसे बचाया जाए, झारखंड की नीति और नियम को कैसे बचाया जाए। संजय जी, हमारी पूरी टीम कोशांग पत्रिका की जो जितनी भी टीम है, बेस्ट विशेष है आपके साथ में। आप जीते और अच्छा काम करें जनता के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, संजय मेहता जी जो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहले ऐसे व्यक्ति है जो युवा है और पहली बार ऐसे किसी पार्टी से है जो कि खुद की चुनी हुई लोकल की पार्टी है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट किसके पक्ष में आता है।